everyone, welcome back to Learn and Earn channel. So today we are going to come up with working of an eye, and this is going to be our fourth or fifth topic of physics chapter 11, human eye and the colorful world. So we have to talk about working of an eye. हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, क्योंकि आंखें हमारा एक बहुत ही वाइटल पार्ट है हमारी बॉडी का, उसी की वजह से हम देख पाते हैं। वाइटल का मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो हम यहाँ पे अभी उसकी वर्किंग पता लगाएंगे, क्योंकि अगर वो हमारा इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो हमें अनेबल कर रहा है कोई भी चीज़ को देखने के लिए, तो हमें उसकी वर्किंग भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आइज़ को देखते हैं। हमारे आइज़ जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखती है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये हमारी आइज़ हैं, ठीक है। जब भी हमारी आइज़ कोई भी ऑब्जेक्ट देखती है तो क्या वो उसका सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है। मैंने कल आपको ऑप्टिक नर्व्स बताया था कि ऑप्टिक नर्व्स हमारी आइज़ के लीविंग पार्ट में होती हैं और वहाँ से वो सीधा सिग्नल जो हमारे ब्रेन में जाता है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो क्यों नहीं चीज़ें समझ पाते, क्योंकि जो उनका ब्रेन है वो छोटा होता है, मतलब उसे अभी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीखनी होती हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो जो दुनिया है वो ऊपर नीचे देखता है। उसकी आंखों में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, ऐसे बनती है। अगर कोई कैंडल है यहाँ पे तो उसकी रेज जाएंगी कन्वेक्स मिरर से होते हुए, तो वो उल्टी इमेज उनके दिमाग में बनेगी, तो उनको सिग्नल जाएगा कि ये ऐसे बने। तो उनका जो ब्रेन है वो टाइम लेता है, 3 to 4 वीक्स लेता है उसको सेट करने के लिए, जितना भी ड्यूरेशन होता है उसको सेट करने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे सेंस करके उसको सीधी उसकी इमेज बनानी होती है। ठीक है, ये तो हमारा था वर्किंग ऑफ एन आई। वर्किंग ऑफ एन आई में हमें बस इतना ही समझना है कि एक हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आइज़ के अंदर, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं, उस जो हम देखते हैं उसकी रिफ्लेक्शन हमारी आइज़ में जाती है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को कलेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन से हमें फिर सिग्नल आता है कि ये चीज़ है। ठीक है, ये था हमारा वर्किंग ऑफ एन आई, जस्ट दिस मच। इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू इज बेसिकली नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर बाय का मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे पास है, और डिस्टेंट का मतलब कोई भी चीज़ जो हमसे दूर है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई रेज नियर बाय ऑब्जेक्ट कोई भी पास रखी हुई चीज़ से आती है, जैसे ये चौक है, ये मेरे आंखों के बिल्कुल पास में है, तो जो इसकी रेज होंगी वो क्या होंगी, डाइवर्जेंट होंगी। वो डाइवर्ज करेंगी जब हमारी आइज़ में वो रीच करेंगी। इसकी जो लाइट रेज होंगी, ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन होगी, इस पर लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्शन होगी, ये मेरी आंखों में क्या करेगा, लाइट रेज छोड़ेगा। जो वो लाइट रेज होंगी वो मेरी आइज में जाके क्या हो जाएंगी, डाइवर्जेंट हो जाएंगी। जब वो डाइवर्जेंट हो जाएंगी तो उन्हें एक पॉइंट पे मीट भी करना होगा, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट में आइज, अगर ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक जो इमेज अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये कहीं पे जाके मीट भी करनी चाहिए। मतलब ये मैंने बहुत आगे डाइवर्ज करवा दिया है, ये अभी यहाँ पे नहीं होगा डाइवर्ज, ये बहुत पीछे जाके डाइवर्ज होगा। मैंने आपको बताया था कि इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, ठीक है, तो रेटिना पे इमेज बनने के लिए इसको डाइवर्ज भी कहाँ होना होगा, रेटिना पे। तो इसके लिए हमें एक बहुत ही हाई पावर का कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस चाहिए होगा, जिसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैंने आपको बताया था अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो हमारा लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब वो थिक हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जब सिलरी मसल्स रिलैक्स पोजिशन में होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, रिलैक्स पोजिशन में होंगे, तो हमारा जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वही यहाँ पे याद रखो कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए क्या चाहिएगा, हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस। यानी कि हम अपनी आंखों को जब भी हम कोई भी चीज़ अपने पास रखेंगे तो हम उसको
आंखों को खोल कर देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक हाई पावर कन्वर्जिंग लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, कम हो। इसका मतलब हमें एक थिन कन्वेक्स लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, कम हो। सॉरी एक सेकेंड, हमें लेंस चाहिए जो थिक हो जिसकी फोकल लेंथ कम हो, ठीक है। तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो हमारा आई लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हमें एक थिक हाई कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस चाहिए होगा। उसी का ऑपोजिट है डिस्टेंट में। जब भी हम कोई भी चीज़ दूर होती है, जैसे कोई भी अगर आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो और आप देख रहे हो कि ट्रेन आ रही बहुत दूर से, आप पहले अपनी आंखों को ऐसे करोगे, थोड़ा सा उसको बंद करने की कोशिश करोगे, फिर उस चीज़ को देखोगे तो आप उस चीज़ को बहुत क्लियरली देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो, उसको आप डिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हो। कैसे मतलब डिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अब एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बहुत पास में है चौक, अब यही चौक में उसको 2-3-5 किलोमीटर दूर रखा हूँ, मुझे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं अपने आइज को थोड़ा, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम एक चौक को 2-3-5 किलोमीटर से देखें। लेकिन अगर हम कोई बड़ी चीज़ ले लेते हैं, जैसे हम मैं कोई बस ले लेते हैं, हम कोई बस है वहाँ खड़ी है 2-3-5 किलोमीटर पहले खड़ी है वो, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे वो बस आ रही है, पता लग रहा है कि दिख रही है, लेकिन कौन सी बस है मुझे नहीं पता लग रहा, उसका कलर नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब मैं आइस को थोड़ा सा ऐसे करूँगी, थोड़ा सा उसे बंद करूँगी, तो मुझे वो चीज़ दिखेगी। लेकिन वो कैसे हो रहा है, हमारी आइस में क्या हो रहा है, हम आंखों को बंद कर रहे हैं, लेकिन क्यों? तो उस स्टेट में क्या होगा कि अब हमारे सिलरी मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा आई लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इसका फोकल लेंथ जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होता था कि ये डिस्टेंस ना, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो जब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो, अब ऑप्टिकल सेंटर तो सेंटर में ही रहेगा, लेकिन जब जो लेंस है वो थिक हो जाएगा तो उसका और उस ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकल है तो उसमें डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थिन लेंस में उल्टा हो जाएगा, लेंस थिन है तो जगह ज्यादा नहीं ना घेरी लेंस ने, तो यहाँ से ऑप्टिकल और फोकल लेंथ और फोकस में जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो थिन हो जाता है और उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहीं पे नियर बाय ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास रख दिया जाए तो जो उसकी लाइट रेज होंगी वो डाइवर्ज करेंगी, उन्हें कहीं पे तो मीट करना ही पड़ेगा ताकि उसकी इमेज फॉर्म हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम अपनी आइज को रिलैक्स रखेंगे ताकि हम उस पर फोकस कर सके। तो जो सिलरी मसल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, जिसकी वजह से जो हमारा आई लेंस है वो थिक हो जाएगा। और थिक होने की वजह से क्योंकि इसने ज्यादा जगह घेरी है तो इसका और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे एक तरह से वाइस वर्सा कहते हैं क्योंकि एक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। इसके बाद हम करेंगे रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। बहुत ही माइनर सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, रॉड सेल्स और एक हो गया हमारे पास कॉन सेल्स। जो रॉड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं रेदर देन कॉन सेल्स, ठीक है। रॉड सेल्स हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं और जो कॉन सेल्स है वो हमें ब्राइट लाइट में। ये डिम लाइट में वर्क नहीं करते, ये डिम लाइट में वर्क करते हैं। तो ये हम लिख लेंगे कि ये डिम लाइट में वर्क करते हैं और ये ब्राइट लाइट में, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है कि जो कॉन सेल्स हैं वो हमें कलर्स देखने में भी कॉन सेल्स हेल्प करते हैं, कलर्स देखने में। जो रॉड सेल्स हैं वो डिम लाइट, ब्राइट लाइट, दोनों लाइट्स में हम उस चीज को देख सकते हैं। अगर हम रॉड सेल्स, अगर मैं अभी इस सिचुएशन को कंसिडर करूं जहां पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे ब्राइट लाइट है तो यहाँ पे मेरे दोनों जो सेल्स हैं वो दोनों वर्क कर रहे हैं। अगर मैं बाहर जा रही हूँ
बिकॉज इट्स नाइट टाइम राइट नाउ। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल्स वर्क करेंगे, कॉन सेल्स वर्क नहीं करेंगे। मतलब ये वो सेल्स हैं जो वाइस वर्सा मतलब ऑल्टरनेटिवली वर्क करते हैं। मतलब ये नहीं कि एक बार ही वो वर्क करेगा एक बार ही वो वर्क करेगा, मतलब ये है कि ये तो ऑल टाइम वर्क करेगा ही करेगा, डिम एंड ब्राइट लाइट में करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट में वर्क करेगा और साथ साथ हमें कलर्स देखने को वही हेल्पफुल है, दैट्स इट। ठीक है, कॉन्स और रॉड्स में यही है। और सबसे ज्यादा रॉड सेल्स किसके अंदर होते हैं आपको पता होना चाहिए, नॉक्टर्नल एनिमल्स में, नॉक्टर्नल एनिमल्स। ठीक है, बेसिकली कौन से एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, राइट। ये जैसे हम कोई भी वहाँ पे रैट ले लेते हैं, कुछ नेम्स होते हैं इनके पर्टिकुलर, तो नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर डेजर्ट वगैरह एरियाज में रहते हैं, उनके अंदर रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिम लाइट, जब रात होती है तो वो शिकार करने जाते हैं तो वहाँ पे डिम लाइट होती है, इसलिए उनमें रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं देन ह्यूमन। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ये बस इतना ही टॉपिक है, आपको बस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बस अपने आप को क्लियर करके चलना है कि हमने इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है। जो जो मेन है वो तो मैं करवा ही रही हूँ, साथ साथ में मैं एक्स्ट्रा भी करवा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद है हम करेंगे अकोमोडेशन ऑफ आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर टॉपिक। Accommodation of eye, accommodation of eye बेसिकली क्या होता है? Accommodation एक ऑफ एन आई एक एबिलिटी होती है कि जो हमारा आई लेंस है हम उसे चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द आई। ये मैं आपको एक इसकी पर्टिकुलर डिफाइन लिखवा देती हूँ, यू कैन राइट इट इफ यू वांट टू राइट इट राइट नाउ। तो द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ to form the sharp and clear image of an object at different positions from the eye with the help of ciliary muscles। मतलब इसमें हमें भी क्या याद रखना है कि इसमें ciliary muscles का वर्क हो रहा है। ठीक है, एक तो हमारा पॉइंट हो गया कि सिलरी मसल्स, मतलब ये एक ऐसी एबिलिटी है कि जो ह्यूमन आई है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसका आई लेंस जो है उसका जो फोकल लेंथ है, बेसिकली जब हम आई लेंस की बात करेंगे तो हम फोकल लेंथ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर करेंगे, तो जब भी हम फोकल लेंथ को चेंज कर सके, किसके लिए चेंज कर सके, एक शार्प और एक क्लियर इमेज के लिए हम उसको चेंज कर सके, उस एबिलिटी को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। और जो कंट्रोल कौन करता है, सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। तो हम अकोमोडेशन ऑफ आई क्यों करते हैं, to get sharp and clear image of an object at different positions। ठीक है, अलग कहीं पे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो कभी मैं कह रही हूँ कि कोई ट्रेन दूर से आ रही है, कोई मैं चौक ले रही हूँ साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उसकी क्लियर इमेज और एक शार्प इमेज आने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको एकोमोडेट कर रही हूँ। मैं अपनी आईज को जो है उसकी एबिलिटी को यूज करके मैं उसको उसकी फोकस को चेंज कर रही हूँ ताकि मुझे एक शार्प और एक क्लियर इमेज मिले। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अकोमोडेशन ऑफ आई, ये इतना ही टॉपिक है। इसके बाद आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन में कुछ आते हैं, उससे पहले उस पर भी आते हैं, सबसे पहले 2-3 टर्म्स हैं इसके अंदर, वो भी हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कि हमें बस उतनी नॉलेज गेन करनी जिससे हमारे नंबर आ सके, हमें मोर देन द टॉपिक भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये मोर देन टॉपिक नहीं, इसी के अंदर आएगा अकोमोडेशन ऑफ आई के। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। सबसे पहला आएगा आपके पास फार पॉइंट, नियर पॉइंट, रेंज ऑफ विजन। अब मैंने ये क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 अगर टर्म्स आपको पता होंगी तो हम आगे मूव कर पाएंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफाइन बता देती हूँ ये है क्या, फिर उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम उसको समझेंगे। सबसे पहले फार पॉइंट, व्हेन द क्लियर एंड शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इज फॉर्म्ड एट रेटिना, देन द सिलरी मसल्स आर ऑलमोस्ट रिलैक्स्ड and the focal length of the eye lens is maximum. The farthest distance of an object from eye so that the sharp image of the distance is formed on the retina without strain is known as far point.
फॉर अ नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि सबसे पहले फार पॉइंट क्या था? फार पॉइंट एक वो पॉइंट होता है कि जहाँ तक हमारी आईज नॉर्मली देख सके, हमारी आईज पे कोई भी दबाव ना पड़े। स्ट्रेन का मतलब होता है कि दबाव पड़ना, वो ना पड़े और वो हमें पॉइंट दिख सके। तो जो फार पॉइंट होता है आईज का, ह्यूमन आई का, दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है, आप 8 को हॉरिजॉन्टली कर दो, ये वर्टिकली 8 लिखते हैं और ये आप हॉरिजॉन्टली 8 लिख दो तो इट इज इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद है कि नियर पॉइंट क्या होता है? तो नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है कि ऐसा एक मिनिमम डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द आई ऑफ विच द शार्प एंड क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना विदाउट स्ट्रेन। अब ये भी एक पॉइंट है, और जो ये नियर पॉइंट होता है ये होता है फॉर अ नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज 25, इसके लिए होता है 25 सेंटीमीटर। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फार पॉइंट वो पॉइंट होता है कि हम कितना दूर देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन, तो वो है इन्फिनिटी। अब ठीक है, उसके बाद है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट है कि हम कितनी चीज पास में देख सकते हैं और हमारी आईज पे स्ट्रेन ना पड़े, तो वो एक लिमिट है कि 25 सेंटीमीटर तक हम उसे देख सकते हैं। उसके आगे आएगा तो हमारी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास रेंज ऑफ विजन। Range of vision in the above discussion we have seen that the human eye can see the objects placed from infinity to 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ, कैसे लिखूंगी कि मैं 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकती हूँ, मतलब कि 25 से मैं आगे नहीं देख सकती, इन्फिनिटी से के बाद में देख नहीं सकती। इन्फिनिटी इज ऑब्वियसली द एंड पॉइंट, मतलब ये एक ऑनगोइंग पॉइंट है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। मतलब 25 के बाद जितना भी डिस्टेंस है वहां तक मैं आराम से देख सकती हूँ विदाउट एनी स्ट्रेन। ये हो गया एक, तो मैं इन दो टर्म से ये कंक्लूड कर रही हूँ, राइट। इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। कि मेरी रेंज ऑफ विजन, ह्यूमन आई रेंज ऑफ विजन इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ये हमारी रेंज ऑफ विजन आएगी कि नियर पॉइंट से फार पॉइंट तक जितना भी हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ विजन होगा। ठीक है, ये थी 3 टर्म जो हमें पता होना चाहिए अकोमोडेशन ऑफ आई के लिए, सॉरी पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई के लिए। तो अब हम सीधा वहीं चलते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, इसीलिए। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई या पावर ऑफ एन आई, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि इसके एक और 2 प्रूफ है वो कर लेंगे। एक प्रूफ ही है और एक तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमें पता है कि अकोमोडेशन क्या होता है, यानी कि उसकी पावर। हमें मतलब अकोमोडेशन का मतलब पता है कि एबिलिटी होती है कि फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई टू गेट अ शार्प एंड क्लियर इमेज फॉर्म्ड एट द रेटिना। तो अब हम पावर ऑफ एन आई को पढ़ते हैं। पावर ऑफ एन आई का मतलब होता है कि अब पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब हम कैसे चेंज करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ मतलब अगर मुझे पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ F इज इक्वल टू 1 बाय P। ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट। अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, मुझे पावर गिवन है, तो मैं क्या करूंगी, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। ये एक ही फॉर्मूले से आगे फॉर्मूलाज निकालना एक ट्रिक होता है जिससे हमारे क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आप भी ये चीज यूज कर सकते हो, मतलब कोई फर्क नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 होता है, ठीक है, अगर हम इस चीज को सॉल्व करें ना तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आंसर आएगा हमारा। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। अगर हम p के नीचे 1 लगा दें, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ लेके आ सकती हूँ, राइट। हम उस चीज को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मतलब अगर पावर इज इक्वल टू 1 बाय f है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इसके इक्वल ऐसे है ना तो मैं इसको इसकी जगह शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ये सिंगल है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये वहां जाके प्लस माइनस भी नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड 1 बाय p बन जाएगा ये, राइट। या फिर अगर हम इसको सिंपली भी ले आए तो ये
हो गई। तो अब वही चीज हमने उसको इलेबोरेट कर दिया। अगर यहाँ पे ये डिवाइड में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी f इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब वही चीज है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इजी है। इसके बाद अब हम निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना। अब हमारे आईज का पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, अब हम वो निकालेंगे, पावर ऑफ एन आई। ठीक है, इसको निकालने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ हेयर। ठीक है, इसका मतलब एक स्मॉल एक मैं इसको यूज कर रही हूँ, बट इसका मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास u क्या है, v क्या है, एंड देन विल सॉल्व इट, एंड f वी नीड। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास डिस्टेंस होता है रेटिना और आई के बीच में ऑलमोस्ट कितना होता है, 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर रेटिना और आई लेंस का, इसका मतलब ये इमेज फॉर्मूला हुआ, इमेज का मतलब डिस्टेंस हुआ। उसके बाद है जो इमेज डिस्टेंस होगी वो हमारे पास 2.5 होगी। ऑब्जेक्ट एट अ नियर पॉइंट, अगर हम नियर पॉइंट का लेंगे ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, इन्होंने लिखा हुआ है कि 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। अगर हम याद करें लेंस वाला तो उसमें नेगेटिव होता है यू एवरी टाइम। ठीक है, उसके बाद अब हमें लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना और हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1, फिर यहाँ पे v माइनस यू, राइट। फिर उसके बाद 1/v इज 2.5, राइट। अब यहाँ पे इमेज जो है वो बनेगी, बट ठीक है रहने दो। ओके, 10/25 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसका डेसिमल उठा दिया, उसे रिमूव कर दिया और 10 ऊपर आ जाएगा, माइनस 1/-25, क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, राइट। इसके बाद अब हम यहाँ आ जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 + 1 बाय एलसीएम सेम है 25, क्या बन गया 11/25d। अच्छा, पावर को हम डिनोट करते हैं डायोप्टर से, d से। ठीक है, कैपिटल D इज फॉर पावर और इसका मतलब क्या होता है डायोप्टर, राइट। अब हम इसके आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हमारा आ गया 11/25। ये हमारे पास पावर नहीं आई है, सॉरी, ये हमारे पास फोकल लेंथ आई है, सो इट विल बी सेंटीमीटर -1। ठीक है, ये सेंटीमीटर ले लो। आगे आप कोई भी पावर निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होती है, फोकल लेंथ। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फोकल लेंथ निकाली। अब हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू 1/f। सो पावर इज इक्वल टू 1/11/25। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो इसे, p इज इक्वल टू 25/11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो यू विल गेट 2, इट विल गो इन दोज नंबर्स, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करी हो अगर आपने, कि हमेशा जो है ना, हमने पावर, जब भी पावर इज इक्वल टू 1/f, सो 1/f, f शुड बी ऑलवेज इन मीटर। तो हम उस मीटर को हम सेंटीमीटर में कर देंगे, यानी कि अगर हम उसे सेंटीमीटर में करेंगे तो आई मीन टू से ये होना चाहिए इन मीटर, बट हमारे पास फोकल लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में। इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 100, इसके नीचे क्या आ जाएगा 11 × 25, ये चीज बने जाएगी आपके पास। जब आपके पास ये चीज बन जाएगी ना, आप इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट 40d, यू विल गेट 40d, राइट। सॉरी 44d आंसर आएगा, तो पावर आपके पास आएगी 44d, 44 डायोप्टर। ये आपके पास एक पावर आई है, किसकी पावर आई है, जब हम नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे तो अब हम निकालेंगे जो इन्फिनिटी वाला वो केस लेंगे। इसके अंदर अब हम इन्फिनिटी तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, तो मैं 1/f' ले रही हूँ, देन 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब इसमें मैं पावर्स इनकी डिनोट कर रही हूँ 2.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कर दोगे, क्योंकि इंफिनिटी के साथ कभी कोई साइन नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे, बिकॉज लगा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, इट इज ऑलरेडी 0, ये ऑलरेडी टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है। तो अब हमारे पास जो 1/फोकल लेंथ है वो क्या आ जाएगी 10/25, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 2.5। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आया मैंने यहाँ क्या किया, मैंने 1/f को सीधा, क्योंकि ये कट गया था ना 1/इंफिनिटी, आपको मैंने बताया था कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी,
तो अगर हम यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा, तो उसको जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो 25/10 अगेन बन जाएगा, तो वो 2.5 से ही सीधा आंसर आ जाएगा उसका। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि पावर 2 निकाली है। अब हमने पावर निकालनी है इसके साथ, सेंटीमीटर्स में है, 100 इंटू 25/10, ये कट गया। एक सेकेंड ये अब हम क्या करेंगे, 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा था कि मीटर में होता तो हम उसको सेंटीमीटर में कर देते हैं। ये 100 आ गया। 100 इंटू 10/25 ये चीज आएगी। क्यों आएगी अब ये चीज, क्योंकि उसमें से रेसिप्रोकल हो गया। वहां पे भी 44D ऐसे आएगा, क्योंकि 11 ऊपर होगा और 25 नीचे होगा, तो जब इसकी कटिंग होगी तो 4 होगा। 4 इंटू 11 इज 44D। तो जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये आ गया 4P2 इज इक्वल टू 40D। तो P2 हमारे पास क्या आ गया, 40D। अब हम नियर पॉइंट में से इंफिनिटी पॉइंट को जब हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास पावर ऑफ एन आई आ जाएगा। कैसे करेंगे उसको, मैक्सिमम वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे पावर ऑफ एन आई की, 44D माइनस 40D, therefore 4D is the power of the eye, power of an human eye। ठीक है, ये एक नॉर्मल अकोमोडेशन है पावर 4D, दैट्स इट। ये आपका एक प्रूफ था। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले नियर पॉइंट ले लिया, नियर पॉइंट की हमने पावर निकाली, पावर आई 44D। उसके बाद हमने इंफिनिटी को लिया, फार पॉइंट की हमने पावर निकाली 40D। उन दोनों को जब हमने माइनस किया, नियर पॉइंट में से हमने फार पॉइंट को माइनस किया, तो हमारे पास 4D आया। 4D जो थी हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई है। So this was all for today, and I hope you have learned a lot today. So bye for now. We will meet again in another video, and also please like, share and subscribe my channel. Learn and earn.